दो राजा, किसान और नगर। वैदिक सभ्यता। नोट: हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो कि 1500 ईपू से 600 ईपू तक चली। वैदिक काल में ही चारों वेदों की रचना हुई। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया। इस समय नए नगरों का विकास हुआ। चार वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तनकारी काल। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में छठी सदी ईपू को एक अहम बदलावकारी काल मानते हैं। इसका कारण आरंभिक राज्यों व नगरों का विकास, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन है। इसी समय में बौद्ध तथा जैन सहित भिन्न भिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का जिक्र मिलता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व कृषि के लिए परिवर्तन काल माना गया है। इस काल में लोहे के हल का प्रयोग हुआ जिससे कठोर जमीन को जोतना आसान हुआ। इस काल में धान के पौधे का रोपण शुरू हुआ। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। जनपद और महाजनपद। ऋग्वेदिक युग में राज्यों को जन कहा जाता था तथा उत्तरवैदिक युग में राज्य को जनपद कहा जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देश के राजनीतिक क्षितिज पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता था उन्हें महाजनपद की संज्ञा दी गई है। इस समय के विभिन्न महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय एवं जैन धर्म के ग्रंथ भगवतीसूत्र में हुआ है। इनमें अगुंतर निकाय की सूची को अधिक विश्वसनीय एवं प्रमाणित माना गया है। बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का जिक्र मिलता है। हालांकि महाजनपदों के नाम की तालिका इन ग्रंथों में एक बराबर नहीं है, किंतु वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार एवं अवंती जैसे नाम अक्सर मिलते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे अहम महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन था, लेकिन गण और संघ के नाम के राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। हर जनपद की राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए अधिक धन की जरूरत थी। शासक किसानों और व्यापारियों से कर वसूलते थे। ऐसा हो सकता इकट्ठा किया जाता हो। धीरे कुछ शक पड़ोसी राज्यों को लूटकर धन इकट्ठा किया जाता है। धीरे धीरे कुछ राज्य स्थायी सेना और नौकरशाही रखने लगे। योजक चिन्ह। गण एवं संघ। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था। योजक चिन्ह। संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता है। गण या संघ में कई शासक होते हैं। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। सभाओं में वाद विवाद के जरिए निर्णय लिया जाता था। गणों की सभाओं में स्त्रियों, दसों कंपकारों की भागीदारी नहीं थी, इसलिए इन्हें लोकतंत्र नहीं माना जाता। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। मगध महाजनपद। मगध आधुनिक बिहार राज्य में स्थित है। मगध छठी से चौथी शताब्दी पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। प्रारंभ में राजगृह मगध की राजधानी थी। पहाड़ियों के बीच बसा राजगृह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बताया। वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं। अनेक राजधानियों की किलेबंदी लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाकर की जाती थी। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने मगध के बारे में कुछ इस प्रकार बताया। मगध का प्रारंभिक इतिहास हर्यक कुल में राजा बिंबिसार से प्रारंभ होता है। मगध को इन्होंने दिग्विजय और उत्कर्ष के जिस मार्ग पर अग्रसर किया वह तभी समाप्त हुआ जब कलिंग के युद्ध के उपरांत अशोक ने अपनी तलवार को म्यान में शांति दी। मगध महाजनपद इतना समृद्ध क्यों था और शक्तिशाली महाजनपद बनने के कारण क्या थे? ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। इस जनपद के इर्द गिर्द पहाड़ियां थीं जो प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा करती थी। यहाँ उपजाऊ भूमि थी। गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई के साधन उपलब्ध थे जिसके कारण यहाँ फसल अच्छी होती थी। यहाँ की जनसंख्या और जनपदों से अधिक थी। जंगलों में हाथी उपलब्ध थे।
जंगल में हाथी पाए जाते थे जो कि सेना के बहुत काम आते। योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक थे। मगध के राजा बहुत योग्य और शक्तिशाली थे। गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई होती थी जिससे व्यापार में वृद्धि होती थी। लोहे की खदानें थीं जिससे सेना में हथियार बनाए जाते थे। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की प्रसिद्धि का कारण विभिन्न शासकों तथा उनकी नीतियों को बताया है। जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। एक आरंभिक साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, 321-185 BC। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईपू में की थी, जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्ता मौर्य का जन्म 340 AD पूर्व में पटना के बिहार जिले में हुआ था। भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य थे। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत। मूर्तिकला। समकालीन रचनाएं मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी से जानकारी मिली है। अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य द्वारा लिखित। इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। इस पुस्तक से मौर्य शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैन, बौद्ध, पौराणिक ग्रंथों से जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथों तथा और भी कई प्रकार के ग्रंथों से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के स्तंभों से, अशोक द्वारा लिखवाए गए स्तंभों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अशोक पहला सम्राट था जिसने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया जाता है। पश्चिम में पाक से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। ऐसा माना जाता है इस साम्राज्य में हर जगह एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही होगी, क्योंकि अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका, दूसरी तरफ उड़ीसा तटवर्ती क्षेत्र। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे। सुवर्णगिरी, सोने का पहाड़, कर्नाटक में सोने की खानें थी। साम्राज्य के संचालन में और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय, ल सप्ताह या का समय लगता होगा। सेना व्यवस्था। मेगास्थनीज के स्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमितियां थी। नौसेना का संचालन करना। दूसरी का काम यातायात व खान-पान का संचालन करना। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन करना। चौथी का काम अश्वरोही का संचालन करना। पांचवी का काम रथारोही का संचालन करना। छठवीं का काम हथियारों का संचालन करना। अन्य उपसमितियां। दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था, जैसे उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल करने के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। मेगस्थनीज। मेगस्थनीज यूनान का राजदूत और एक महान इतिहासकार था। मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंडिका था। इस पुस्तक से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज ने बताया कि मौर्य साम्राज्य में सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमितियां थीं। सम्राट अशोक। अशोक भारतीय के सर्वाधिक रोचक व्यक्तियों में से एक है। अशोक की पहचान 1830 ईस्वी के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। अशोक के अभिलेख प्राकृत में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले आरामाइक और यूनानी भाषा में है।
प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्ठी में लिखे गए। अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेख में किया गया था। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चलता है कि अब अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध का परित्याग किया तथा धम्म विजय की नीति को अभिलेखों पर खुदवाया ताकि उसके वंशज भी युद्ध न करे। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ। 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकला था। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग शुरू के अभिलेखों और सिक्कों पर किया जाता था। जेम्स प्रिंसेप को ये बात पता चल गई कि ज्यादातर अभिलेखों और सिक्कों पर पियदसी राजा का नाम लिखा था। पियदसी। पियदसी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा, अर्थात जिसका मुंह सुंदर हो ऐसा राजा। खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया? पश्चिमोत्तर से पाए गए अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। इस क्षेत्र में हिंदू यूनानी शासक शासन करते थे और उनके द्वारा बनवाए गए सिक्कों से खरोष्ठी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। उनके द्वारा बनवाए गए सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए थे। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों में अक्षरों का मेल किया। ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया? ब्राह्मी काफी प्राचीन लिपि है। आज हम लगभग भारत में जितनी भी भाषाएं पढ़ते हैं उनकी जड़ ब्राह्मी लिपि ही है। 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारत के पंडितों की मदद से बंगाली और देवनागरी लिपि में बहुत सारी पांडुलिपियां पढ़ी और अक्षरों को प्राचीन अक्षरों से मेल करने का प्रयास किया। कई दशकों बाद जेम्स प्रिंसेप में अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाला। सिक्के किस प्रकार के होते थे? व्यापार करने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6वीं शताब्दी ईपू सबसे पहले प्रयोग किए गए। जिस समय खुदाई की जा रही थी तब ये सिक्के प्राप्त हुए। इन सिक्कों को राजा ने जारी किया था, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अमीर व्यापारियों ने सिक्कों को जारी किया हो। शासकों के नाम और चित्र के साथ सबसे पहले सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने जारी किए थे और इन सिक्कों का वजन और आकार उस समय के रोमन सिक्कों के जैसा ही हुआ करता था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में यौधेय शासकों ने तांबे के सिक्के जारी किए थे, जो कि हरियाणा जैसे क्षेत्रों में यौधेय शासकों ने तांबे के हजारों की संख्या में वहां से मिले हैं। सोने के सबसे बेहतरीन सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। कलिंग का युद्ध। अशोक के राज्यारोहण के 8 वर्ष पश्चात अर्थात 261 ई. पू. 0 में अशोक का कलिंग से युद्ध हुआ। प्लिनी के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के बाद की यह घटना है। प्लिनी के अनुसार कलिंग की सेना में 60,000 पैदल, 1,000 घुड़सवार, 700 हाथी थे। अशोक की सेना अधिक शक्तिशाली थी। कलिंग के शासक ने वीरता से अशोक का सामना किया, किंतु लंबे युद्ध के बाद वह पराजित हो गया। 50,000 सैनिक युद्ध में बंदी बनाए गए, कई लाख लोगों की भय से मृत्यु हो गई। डॉक्टर हेमचंद रॉय चौधरी के अनुसार मगध का सम्राट बनने के बाद अशोक का ये प्रथम व अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में अशोक के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन किया। इसके साथ ही उसने प्रतिज्ञा की वह कभी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा और शास्त्र के अनुसार प्रशासन चलाएगा। अशोक का राजत्व सिद्धांत। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने शांति व मैत्री की नीति अपनाई। इसके बाद अशोक ने 2 आदेश जारी किए जो धौली और जोगढ़ नामक स्थान पर सुरक्षित है। इन आदेशों में लिखा गया है, सम्राट अशोक का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार हो, जनता को प्यार किया जाए, अकारण लोगों को कारावास का दंड या यातना न दी जाए, जनता के साथ न्याय किया जाना चाहिए। धम्म से अभिप्राय। धम्म एक नियमावली अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। इसमें बड़ों के आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर। अशोक का धम्म। धम्म के सिद्धांत साधारण तथा सार्वभौमिक थे।
धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद में संसार में अच्छा रहेगा। अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। उसने अपने धर्म को किसी धर्म पर थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने कहीं भी बौद्ध धर्म के तात्विक सिद्धांतों, चार अर्थ सत्य या अष्टांगिक मार्ग का प्रचार नहीं किया। उसने ऐसे नैतिक सिद्धांतों का प्रचार किया जो सभी धर्मों को मान्य हो। उसके धर्म के सिद्धांत व्यवहारिक एवं निषेधात्मक दो पहलू थे। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए क्या किया था? योजक चिन्ह। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी वर्ग नियुक्त किया जिसे धम्म महामात्य कहा जाता था। उसने 13वें शिलालेख लिखा है कि मैंने सभी धार्मिक मतों के लिए धम्म महामात्य नियुक्त किए हैं। वे सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों की देखभाल करेंगे। वह अधिकारी अलग अलग जगहों पर आते जाते रहते थे। उनको प्रचार कार्य के लिए वेतन दिया जाता था। उनका काम स्वामी, दास, धनी, गरीब, वृद्ध, युवाओं की सांसारिक और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताएं। अशोक का धम्म एक नैतिक नियम या सामान्य विचार संहिता थी। इसकी मुख्य विशेषताएं थी। 1. नैतिक जीवन व्यतीत करना। इस धम्म के अनुसार कहा गया है कि मनुष्य को सामान्य एवं सदाचार तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहिए। 2. वासनाओं पर नियंत्रण रखना। इस धम्म के अनुसार बाहरी आडंबर और अपने वासनाओं पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है। 3. दूसरे धर्मों का सम्मान। अशोक के धर्म के अनुसार दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखना चाहिए। 4. जीव जंतु को क्षति न पहुंचाना। अशोक के धम्म के अनुसार पशु पक्षियों जीव जंतुओं की हत्या या उन्हें क्षति नहीं पहुंचना। 5. सबके प्रति दयालु बनना। अपने नौकर और अपने से छोटे के प्रति दयालु बनना और सभी का आदर करना। 6. सभी का आदर करना। माता पिता, गुरुजनों, मित्रों, भिक्षुओं, सन्यासियों, अपने से छोटे और अपने से बड़े सभी का आदर करना। मौर्य साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक एवं संस्कृति स्थितियां तारांकन। सामाजिक जीवन। अशोक के लेखों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की यात्रा विवरण से मौर्य काल के सामाजिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। सामाजिक वर्ग एवं जाति प्रथा। कौटिल्य अर्थशास्त्र, आश्रम व्यवस्था की जानकारी। क्षत्रिय एवं वैश्य प्रतिष्ठित। लोग ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे। मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार 7 जातियों का उल्लेख है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। स्त्रियों की दशा। स्वतंत्रता व समानता प्राप्त थी। स्त्रियों का पुनर्विवाह व तलाक की अनुमति थी। सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध थी। स्त्रियां धार्मिक कार्यों को अपने पति के साथ पूरा करती थी। प्रशासन में स्त्रियां गुप्तचर का काम करती थी। सैनिक के रूप में भी प्रशिक्षित थी। समाज का संपन्न वर्ग बहुपत्नी प्रथा को स्वीकार। कुछ स्त्रियां वैश्याकृति को व्यवसाय के रूप में करती थी। इनको गणिका या रूपजीता कहा जाता था। चाणक्य के अनुसार वंश की रक्षा के लिए स्त्री किसी अन्य व्यक्ति से पुत्र उत्पन्न कर सकती थी। यूनानी लेखकों के अनुसार राजघराने की स्त्रियां आवश्यकता होने पर शासन सूत्र को अपने हाथों में ले सकती थी। रहन सहन एवं वेशभूषा। मकान, भवन विलासितापूर्ण होते थे। मौर्य साम्राज्य में प्रायः समृद्धि का काल रहा है। सूती वस्त्र पहनते थे। पहनावा भड़कीले व लबादेदार थे। तड़क भड़क हीरे जवाहरात का शौक लोगों को था। भोजन। दूध, दही, घी, जौ, चावल। कुछ लोग मांस व शराब का सेवन भी करते थे। भोजन स्वादिष्ट बनाया जाता था। बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने के पश्चात मांस का सेवन कम हो गया था। मेगस्थनीज लिखते हैं कि जब भारतीय लोग भोजन करने बैठते थे तो प्रत्येक सदस्य के सामने तिपाई आकार की मेज रख दी जाती थी, जिसके ऊपर सोने के प्याले में सबसे पहले उबले चावल और उसके बाद पकवान परोसे जाते थे। मनोरंजन। नृत्य, संगीत, गायन, नट, घुड़दौड़, पशुओं का युद्ध, नौकायान, जुआ, धनुर्विद्या समाज में प्रचलित था। आर्थिक जीवन। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन व वाणिज्य पर आधारित थी, जिनको सम्मिलित स्पर्श वार्ता कहा जाता था। योजक चिन्ह। मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण।
निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी, केंद्रीय शासन की निर्बलता, साम्राज्य का प्रशासन, प्रांतीय शासकों का अत्याचार, अत्याचारी शासक, दरबार के षड्यंत्र, आर्थिक कारण। क्या मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण है? 9वीं शताब्दी में जब भारत के प्रारंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का मुख्य काल माना गया। इस समय भारत गुलाम था। अद्भुत कला का साक्ष्य, मूर्तियां, साम्राज्य की पहचान, अभिलेख, दूसरों से अलग। अशोक एक महान शासक था। मौर्य साम्राज्य 150 वर्ष तक ही चल पाया। दक्षिण के राजा और सरदार। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य श्रीमद्ध तथा स्थायी थे। प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। सरदार, राजा लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व जुटाते थे। इनमें सातवाहन राजा भी थे। सरदार और सरदारी। सरदार एक ताकतवर व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है एवं नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना एवं विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना सम्मिलित है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, जबकि राजा लगान वसूली करते हैं एवं अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में प्रायः कोई स्थायी सेना अथवा अधिकारी नहीं होते हैं। सरदार के कार्य: अनुष्ठान का संचालन, युद्ध का नेतृत्व करना, लड़ाई झगड़े विवाद को सुलझाना। सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, अपने समर्थकों में उस भेंट को बांट देता है। सरदारी में कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते। इन राज्यों के बारे में जानकारी प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों से मिलती है। इन ग्रंथों में सरदारों के बारे में विवरण है। कई सरदार तथा राजा लंबी दूरी के व्यापार से भी राजस्व इकट्ठा करते थे। इनमें सातवाहन तथा शक राजा प्रमुख हैं। सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, अपने समर्थकों में उस भेंट को बांट देता है। सरदारी में कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते। दैविक राजा। देवी देवता की पूजा से राजा उच्च स्थिति हासिल करते थे। कुषाण शासक ने ऐसा किया। यूपी में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों ने विशालकाय मूर्ति स्थापित की। अफगानिस्तान में भी ऐसा किया। इन मूर्तियों के माध्यम से राजा खुद को देवतुल्य पेश करते थे। गुप्तकाल। गुप्तकाल सम्राटों का काल भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग कहा जाता है। इस काल में अनेक मेधावी और शक्तिशाली राजाओं ने उत्तर भारत को एक छत्र के नीचे संगठित कर शासन से सुव्यवस्था तथा देश में समृद्धि व शांति की स्थापना की। डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी कहते हैं कि 200 वर्षों तक गुप्त सम्राटों ने संपूर्ण उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम के प्रदेशों और को राजनीतिक एकता प्रदान की, विदेशी सत्ता से भारत को मुक्त कराया। गुप्तकाल के शासक: श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथ, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत: साहित्य, अभिलेख, मुद्राएं, मोहरे, स्मारक, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। साहित्य: विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश व अभिज्ञान शाकुंतलम। विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्तम और मुद्राक्षस। शुक द्वारा रचित मच्छट्टिकम। अभिलेख: शिलाओं व ताम्रपत्रों पर अंकित अभिलेख। समुद्रगुप्त के प्रयाग एवं अभिलेख। चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली व अभिलेख। कुमारगुप्त मिलसद अभिलेख, गढ़वा व मंदसौर अभिलेख। स्कंदगुप्त के भीतरी, कहोम, गिरनार अभिलेख। स्मारक: तिगवा, जबलपुर का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचनकुठार का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतर गांव, कानपुर का ईंटों का मंदिर। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ। चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली लौह स्तंभ, दिल्ली। गुप्तकाल तथा प्रशासन।
प्रयाग प्रसिद्ध समुद्रगुप्त के दरबार कवि हरिसेन ने संस्कृत में लिखी यह अभिलेख इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर लिखा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की एक योद्धा, राजा, कवि, विद्वान के रूप में प्रशंसा की गई है। विभिन्न राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त की नीतियां। आर्यवर्त उत्तर भारत के 9 राज्यों को अपने साम्राज्य में मिल लिया। दक्षिणवर्त के 12 शासकों को परास्त कर राज्य वापस लौटा दिया। कुषाण, शक तथा श्रीलंका के शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। पड़ोसी देश, राज्य असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। 1. समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त की मां कुमारदेवी लिच्छवी कन्या थी। 2. समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम ऐसे गुप्त शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की थी। 3. चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, के दरबार में कालिदास व आर्यभट्ट थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत के शासकों को परास्त किया। 4. इस काल के अनेक पद वंशानुगत हो गए। उदाहरण हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनक अर्थात न्यायाधिकारी थे। 5. कभी कभी एक ही व्यक्ति अनेक पदों पर होता था। उदाहरण हरिसेन एक महादंडनक होने के साथ साथ कुमारामात्य तथा संघी विग्राहक, युद्ध व शांति मंत्री थे। 6. स्थानीय प्रशासन या विकेंद्रीकरण की भी प्रकृति मौजूद थी। 7. नगरों के स्थानीय प्रशासन में मुख्य भागीदारी जैसे नगर श्रेष्ठी, मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सार्थवाह, व्यापारियों के काफिलों का नेता था। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार था। कसेयस्थ लिपिकों का प्रधान था। भूमिदान तथा सभांत ग्रामीण। ई-0 की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे लेकिन अधिकांश ताम्रपत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दी गए थे। इनमें से कुछ अभिलेख संस्कृत में थे। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय 375 जी ईसा पूर्व की पुत्री थी। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रमावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। इसका कारण ये हो सकता है कि वह एक रानी, आरंभिक भारतीय इतिहास जी ज्ञात कुछ रानियों में से एक थी और इसलिए उसका यह उदाहरण ही रहा है। ये भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को घर स्थान से पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक महत्वपूर्ण वाद विवाद का विषय बना हुआ है। जनता के बीच राजा की छवि कैसी थी, इसके साक्ष्य ज्यादा नहीं प्राप्त है। जातक कथाओं से इतिहासकारों ने पता लगाने का प्रयास किया। ये कहानियां मौखिक थी, फिर बाद में इन्हें पाली भाषा में लिखा गया। गंतिदु जातक कहानी हानि प्रजा के दुख के बारे में बताया गया। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग किया गया। लोहे की फाल का प्रयोग किया गया, ये भी उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। फसल को बढ़ाने के लिए कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के नए नए साधन को बनाना शुरू किया। फसल की उपज बढ़ाने के लिए कई जगह पर तालाब, कुआं और नहर जैसे सिंचाई साधन को बनाया गया, जो कि उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। सिक्के और राजा। सिक्के के चलन से व्यापार आसान हो गया। चांदी, तांबे के आहत सिक्के प्रयोग में लाए। ये सिक्के खुदाई में मिले हैं। आहत सिक्के पर प्रतीक चिन्ह भी थे। सिक्के राजाओं ने जारी किए थे। शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सबसे पहले सिक्के यूनानी शासकों ने जारी किए। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। मूल्यांकन वस्तु विनिमय में सोने के सिक्के का प्रयोग किया जाता था। दक्षिण भारत में बड़ी तादाद में रोमन सिक्के मिल है। सोने के सबसे आकर्षक सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। अभिलेखों की साध्य सीमा। 1. हल्के ढंग से उत्कीर्ण अक्षर,
कुछ अभिलेखों में अक्षर हल्के ढंग से उत्तीर्ण किए जाते हैं जिनसे उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। 2. कुछ अभिलेखों के अक्षर लुप्त, कुछ अभिलेख नष्ट हो गए हैं और कुछ अभिलेखों के अक्षर लुप्त हो चुके हैं जिनकी वजह से उन्हें पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। 3. वास्तविक अर्थ समझने में कठिनाई, कुछ अभिलेखों में शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझ पाना पूर्ण रूप से संभव नहीं होता जिसके कारण कठिनाई उत्पन्न होती है। 4. अभिलेखों में दैनिक जीवन के कार्य लिखे हुए नहीं होते हैं। अभिलेखों में केवल राजा महाराजा की और मुख्य बातें लिखी हुई होती है जिनसे हमें दैनिक जीवन में आम लोगों के बारे में, दैनिक कामों के बारे में पता नहीं चलता। 5. अभिलेख बनवाने वाले के विचार, अभिलेख को देखकर यह पता चलता है कि जिसने अभिलेख बनवाया है उसका विचार किस प्रकार से हैं, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है।